बहुत शुक्रिया समर इश्तियाक साहिबा, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से जो बुनियादी असूल हैं वो पेश किए। कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं और कुछ कहानियाँ हैं। आप जानते हैं मैं स्टोरी टेलर भी हूँ, तो बाज़ दफ़ा कहानियाँ जो है ना वो ज़्यादा याद रह जाती हैं। तो मैं आपको 2-3 कहानियाँ सुनाता हूँ, चूँकि मैं अपनी थेरेपी में भी ना अपनी ज़ात या अपनी ज़िंदगी से लोगों के साथ शेयर करता हूँ। समर ने कहा कि वालिदैन जो करते हैं वो हमारी शख्सियत का हिस्सा बन जाता है। तो हम बचपन में जो सीखते हैं बाद में माँ बाप बनकर उसी पर लाशऊरी तौर पे उस पे अमल कर रहे होते हैं। तो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ जो मुझे याद है। मेरी एक बहन है जिनका नाम अंबर है, वो मुझसे 5 साल छोटी हैं। तो बचपन का वाकया ये है कि मैं कोई 8-9 साल का हूँगा, मेरी बहन 3-4 साल की थी। तो हम खेल रहे थे, तो खेलते हुए वो गिर गई। मुझसे गलती से अनजाने में धक्का लगा और वो गिर गई और उनकी चिन पर एक थोड़ी-सी ख़राश आई। उस शाम जब हम डिनर कर रहे थे, तो मेरी बहन अंबर ने वालिद साहब से शिकायत की। कहा कि सुहेल भाई ने मुझे गिराया और मुझे चोट लगी। तो वालिद साहब ने कहा कि हम खाना थोड़ी देर रोक लेते हैं और मुझसे कहा कि सुहेल बेटा आप अपनी बहन से माफ़ी माँगे कि आपने उनको हर्ट किया। अब 9-10 साल का बच्चा लड़का, मेरी पता नहीं ईगो या अना कि मैं छोटी बहन से माफ़ी माँगूँ, मैं खामोश रहा। काफ़ी देर तवील खामोशी थी, जैसे बला टल जाए, लेकिन वो बला टलने वाली नहीं थी। वालिद साहब ने महसूस किया कि मुझे हिचकिचाहट है, तो उन्होंने कहा कि बेटा ये हम खाना उस वक़्त तक नहीं खाएँगे जब तक आप माफ़ी नहीं माँगेंगे। तो मैंने सर खुजाया, मैंने थूक निगली और बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी बहन से कहा कि आप मुझे माफ़ कर दें। मेरा ख़्याल था कि मेरे इस कहने से मसला ख़त्म हो जाएगा और हम आगे चलेंगे। वालिद साहब ने मेरी बहन की तरफ देखा और पूछा कि अंबर बेटा आपने अपने भाई को माफ़ कर दिया या नहीं? उन्होंने एक लफ्ज़ कहा, हाँ। ये वो एक लफ्ज़ जो है वो आज तक मेरी लाशूर में कहीं वो है कि न सिर्फ़ मेरी अना ठीक हुई और मुझे अपनी बहन का और उस हवाले से एक लड़की का और उसके बाद ख़वातीन का एहतराम करना और बराबर समझना समझ आया। और दूसरी बात, मैंने उस लम्हे में अपनी बहन के लिए मेरे वालिद साहब की जो एम्पावरमेंट थी, कि उन्होंने उसे ये एहसास दिलाया कि तुम छोटी हो, लड़की हो, लेकिन उतनी ही काबिल कदर हो जितना कि मेरा बेटा है। तो मैं ये छोटा-सा वाक़या है लेकिन मैं सुनाता हूँ कि मैंने अब ये वुमेन्स डे आ रहा है कि औरतों की इज़्ज़त, औरतों का एहतराम, औरतों से रिस्पेक्ट करना जो है वो अपने वालिद साहब से और अपनी बहन से सीखा। एक वाक़या ये है। दूसरा वाक़या जो अभी समर ने कहा कि चॉइस पूछना, बच्चे को पूछना, वो मेरी नानी का है। मैं पेशावर से जब लाहौर आता था, चार मुज़ंग रोड पे रहता था, तो मुझे अपनी नानी से बहुत प्यार था, बहुत अपनाइयत थी। अब मैं सोचता हूँ कि ऐसा क्यों था? तो अब मुझे एज़ ए साइकियाट्रिस्ट पता चलता है कि मेरी नानी जो थीं, वो मुझसे मशवरा करती थी। मैं छोटा था, बच्चा था। वो मुझे कहती थी, "बेटा आप दूध पिएँगे या जूस पिएँगे?" फिर मैं कहता था, "जी मैं दूध पीऊँगा।" "आप ठंडा दूध पिएँगे बर्फ़ डाल के या आप गरम दूध पिएँगे?" फिर रात को पूछती थी, "बेटा आप नीचे सोएँगे या ऊपर वाली मंज़िल में सोएँगे?" उस वक़्त बतौर बच्चे के मुझे अंदाज़ा नहीं था, लेकिन वो मुझे बच्चे के तौर पे नहीं, मैं उसको कहता हूँ लिटिल पर्सन, कि मैं एक इंसान हूँ और मेरी एक राय है और मेरी राय अहम है और मेरी जो ज़िंदगी के छोटे-छोटे फ़ैसले हैं। तो मैं समर की इस बात से बहुत इत्तेफ़ाक करता हूँ कि बच्चों से उसके लेवल पे कि उन्होंने क्या खाना है, क्या पहनना है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, तो उससे छोटी-छोटी बातों से एक आपका एतमाद बनता है, एक रिलेशनशिप डेवलप होता है और फिर बच्चा आपकी ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है। वो बजाय पनिशमेंट के वो उससे एक रिगार्ड का। अब दूसरी बात जो समर की मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि
माँ बाप का रिश्ता, जो मियाँ बीवी का रिश्ता है, उसमें जो बाहमी एहतराम है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चा देखता है कि माँ बाप एक दूसरे की इज्जत नहीं करते, एहतराम नहीं करते, उनका एक दोस्ताना रिश्ता नहीं है, तो वो रोल मॉडलिंग कुछ ज्यादा अच्छी रोल मॉडलिंग नहीं है। मेरे एक दोस्त थे, सईद अंजुम साहब, नॉर्वे में वो अफसाना निगार थे, वो जल्द फौत हो गए। वो पाकिस्तानी मर्दों से कहा करते थे कि अगर आप चाहते हैं कि आपका बेटा शहजादा बने, आपकी बेटी शहजादी बने, तो आपको उनकी वालिदा को बतौर मलिका के ट्रीट करना चाहिए। अगर आप उनको बतौर कनीज के वो करेंगे, उनके साथ ट्रीट करेंगे, तो कनीजों के बच्चे जो हैं वो शहजादे और शहजादियां नहीं बना करते। तो बाप का माँ का रिस्पेक्ट करना और बच्चों को देखना कि ये हमारी वालिदा की रिस्पेक्ट करता है, वो भी फिर वालिदा की रिस्पेक्ट करते हैं। इसी तरह दूसरी तरफ भी है कि अगर वालिदा वालिद की इज्जत नहीं करती और बच्चे समझते हैं कि ये डिसरेस्पेक्टफुल रिलेशनशिप है, तो उनके लिए भी अपने बाप को का रिस्पेक्ट मुश्किल हो जाती है। अब मैं थोड़ी सी बात करता हूँ फैमिली थेरेपी की और चाइल्ड थेरेपी की, क्योंकि जब हमारे क्लिनिक में लोग आते हैं, तो अब मैं ये तो मैं जाती बातें अब तक कर रहा था, अब मैं बतौर थेरेपिस्ट आपसे बात करता हूँ कि बतौर थेरेपिस्ट जब मैं अपने मरीजों को, कपल्स को, फैमिलीज को देखता हूँ, तो मैं उनको एक मिसाल देता हूँ। मेरी एक एनालॉजी है, वो एनालॉजी ये है कि जो फैमिली है वो एक मिनी स्टेट है। मिनी स्टेट जो है, चाहे कनाडा हो या ओंटारियो हो, जो सूबा हो या आपका मुल्क हो, वो 3 काम करता है। मुल्क के जो पार्लियामेंट है वो कवानीन बनाती है, लॉज बनाती है। तो पेरेंट्स को अपने खानदान के लिए कुछ रूल्स बनाने हैं कि हम, ये हमारे रूल्स होंगे। और जैसे समर ने कहा, अगर मिल के बनाएंगे कि बच्चों ने दांत साफ करना है, होमवर्क करना है, रात को इस वक्त सोना है और दोस्तों के साथ मिलना है, तो पहला हिस्सा है पार्लियामेंट का लॉज बनाने का। दूसरा स्टेट करती है पुलिसिंग, कि जो लोग ट्रैफिक के रूल्स नहीं करते, वायलेंस करते हैं, तो पुलिस उनको पकड़ती है और रूल ब्रेकर्स जो है, लॉ ब्रेकर्स जो है, उनका एहतसाब करती है। तो माँ बाप को ये भी करना है कि जो बच्चे उन पर अमल नहीं कर रहे, तो उनको उसकी निशानदेही करना कि आप इन असूलों पे अमल नहीं कर रहे, इन रूल्स की नहीं कर रहे। और तीसरा हिस्सा जो है, जो जज है, जो जो कोर्ट में जाता है। अब फर्क यह है कि स्टेट में भी वो स्टेट्स जो अपने शहरियों के बारे में हमदर्दाना रवैया रखती हैं, वो ज्यादा कामयाब होती हैं, और जो ज्यादा प्यूनिटिव हैं, जो पेनल्टी पर सारा जिम्मेदारी है, वो शहरी भी अपनी स्टेट से, रियासत से, जजेस से, पुलिस ऑफिसर से ज्यादा खुश नहीं रहते, क्योंकि वो ये समझते हैं कि पुलिस और जज जो हैं वो अपनी पावर को अब्यूज कर रहे हैं। तो माँ बाप के पास भी एक पावर है, वो बड़े हैं, वो ज्यादा समझदार हैं, ज्यादा तजुर्बाकार हैं, उनके पास एक पावर है। तो पावर का एक जायज इस्तेमाल है और एक पावर का नाजायज इस्तेमाल है। तो जब नाजायज इस्तेमाल हो तो बच्चे के अंदर एक रिजेंटमेंट, एक बिटरनेस, एक फ्रस्ट्रेशन डेवलप होती है। तो हम माँ बाप से ये कहते हैं कि वो आपस में बच्चों के बगैर फैसला करें कि जो उन्होंने कवानीन, जो रूल्स बनाने हैं, उस पर दोनों का मुत्तफिक होना बहुत जरूरी है। और समर ने ये भी कहा कि बाज दफा कुछ असूल हो सकता है माँ इम्प्लीमेंट करे और कुछ असूल बाप और भी इम्प्लीमेंट लोग करे। खाएंगे सब, तो सब खाएंगे। ज़हरा, सॉरी ये सोहेल साहब जी, नबीला मुझे साहिबा, कौन? नबीला इस्मत को आप म्यूट कर दें। अच्छा, एक हसन आलिया, आइला, सॉरी, आइलिया व्हाटएवर। जी जी, जी शुक्रिया। तो हम आपसे ये शेयर कर रहे हैं कि माँ बाप की जो जिम्मेदारी है कि वो मिलकर कुछ कवानीन बनाएं, रूल्स बनाएं, और फिर मिलकर ये कहें कि हम इस पे अमल करेंगे। बाज दफा माँ और बाप इत्तेफाक नहीं करते कुछ असूलों पर, तो वो जानना है कि आप अगर खामोशी से उस पे अमल करेंगी तो वो आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा देर नहीं चलेगा। अब हम नफ्सियाती तौर पे कहते हैं कि 2 सिस्टम्स हैं, एक पेरेंटल सिस्टम है, एक बच्चों का सिस्टम है, और 2 सिस्टम्स के दरमियान एक लाइन है, एक इनविजिबल लाइन है जो वालिदैन को, जिसको रिस्पेक्ट करना है। अगर एक पेरेंट जो नर्चरिंग पेरेंट होता है, वो क्या करता है, वो लाइन क्रॉस करके बच्चों के साथ मिल जाता है।
अक्सर औकात माएँ होती हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा बाप भी होते हैं। तो नर्चरिंग पेरेंट जब वो लाइन क्रॉस करती है, तो वक़्ती तौर पे तो मसला हल हो जाता है। वक़्ती तौर पे बच्चे को वो एक जो वो चाहता है, उसको आइसक्रीम, उसको पैसे, उसको जाना, उसको स्लीप ओवर, वो मिल जाता है। लेकिन ग्रेजुअली जो रिज़ेंटमेंट है, वो आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ती है, और कई जो टीनेजर्स, जो समर कह रही थी, जो टीनेजर्स हैं, वो फाइनली एक पेरेंट की शह पर दूसरे पेरेंट के साथ बहुत ही तल्ख़ कलामी, गुस्सा, नफ़रत, और यहाँ तक कि वायलेंस, वर्बल हो, फिज़िकल हो, एक वायलेंट सिचुएशन क्रिएट हो जाती है और बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। और फिर वहाँ पर उनको थेरेपी की ज़रूरत होती है। यहाँ पर आप कनाडा में तो चिल्ड्रन्स एड आ जाती है, वो बाज़ दफ़ा बच्चों को एक फॉस्टर होम्स में ले जाते हैं। तो देखना ये है कि हम कैसे उन चीज़ों को प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो प्रिवेंट नहीं होंगी, तो वो एक बहुत ही उसका वायलेंट आउटकम होगा। एक और चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि जब हम थेरेपी बच्चों के साथ करते हैं, तो हम पनिशमेंट के बजाय एक रिवॉर्ड सिस्टम करते हैं। मैं आपको उसकी एक मिसाल देता हूँ। एक बच्ची मेरे पास आती थी, माँ उसको लेकर आई, जो खुद भी टीचर थी, माँ भी टीचर थी, और वो माँ स्कूल में बहुत कामयाब थी। स्कूल के बच्चे माँ की बात, उस टीचर की बात बहुत मानते थे। लेकिन उसकी अपनी बेटी जो थी, वो बहुत ही गुस्से में, और माँ को मतलब है कि अब्यूसिव लैंग्वेजेस यूज़ करती थी। तो वो मेरे पास बच्ची को लेकर आई। तो मैं बच्ची से मिला और मैंने बच्ची से पूछा कि तुम्हें क्या चीज़ें पसंद हैं? अब थेरेपी में रिवॉर्ड सिस्टम जो है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि बच्ची के लिए क्या रिवॉर्ड है। तो बच्ची ने कहा कि 2 चीज़ें, एक उसको एक ख़ास तरह की कार्टून्स पसंद थे, ख़ास तरह की गेम्स पसंद थी, ख़ास तरह की आइसक्रीम पसंद थी, और अपनी दोस्त को अपने घर बुलाना, स्लीप ओवर जिसको वो कहते हैं, वो पसंद था। तो मैंने उससे कहा कि हम कैलेंडर लेते हैं, और जिस दिन तुम सारा दिन जो ना अपना होमवर्क करोगी और माँ से रिस्पेक्टफुली बिहेव करोगी, उस दिन हम आपको एक स्टिकर देंगे, और जब 5 स्टिकर्स हो जाएँगे, तो फिर आपको एक रिवॉर्ड मिलेगा। बच्ची के साथ मैंने ये एग्रीमेंट कर लिया। फिर माँ को बुलाया और उसके साथ एग्रीमेंट किया कि ये बच्ची के साथ एग्रीमेंट हुआ है, जिस दिन वो वेल बिहेव करती है, उस दिन आप उसको एक स्टिकर दें, और वो कैलेंडर पे वो लगा दिया जाएगा, उसके बेडरूम में जो स्टिकर है। और जब 5 स्टिकर्स हो जाएँगे, तो फिर उसको एक ख़ास रिवॉर्ड होगा। आप हैरान होंगे कि पहले महीने बच्ची ने 12 स्टिकर्स, दूसरे महीने 19 स्टिकर, तीसरे महीने 24 स्टिकर, और चौथे महीने में उसके 30 में से 29 स्टिकर थे। और माँ हैरान थी, बच्ची हैरान थी। तो कॉन्सेप्ट ये था कि हम बच्चे का जो पॉजिटिव बिहेवियर है, जो वेल बिहेव्ड है, उसको रिवॉर्ड करें, उसको कॉम्प्लीमेंट करें, उसको सराहें, तो बच्चा उस सराहने से, रिवॉर्ड से ज़्यादा वो करता है। और जो नेगेटिव बिहेवियर है, उसको थोड़ा कम उस पर फ़ोकस हो। क्योंकि जब हम नेगेटिव पर ही सब कुछ अपना फ़ोकस करते हैं, तो इनडायरेक्टली उसको ज़्यादा अटेंशन देते हैं, वो बढ़ता है, उसमें कम नहीं होता। तो समर ने भी कहा कि जो कन्फ्रंटेशन का, चैलेंजिंग का है, वो ज़्यादा कामयाब नहीं होता। हमें कुछ बिहेवियर्स को इग्नोर करना चाहिए, वॉक अवे करना चाहिए। आखिरी बात ये है कि जो वीकली मीटिंग्स हैं, कि आप अगर फैमिली में हफ्ते में 1 दफ़ा वीकली मीटिंग्स हों, उसमें आप पूरे हफ्ते की कार्रवाई को रिव्यू करें, अगले हफ्ते को आप प्लान करें, और बच्चे बहुत एक्साइटेड होते हैं। मेरे कज़न हैं नौरोज़ आरिफ़, वो अमेरिका में रहते हैं, तो वो मुझे बताया करते थे, अब तो उनके बच्चे जवान हो गए, कि उनका एक छोटा बच्चा था, जो भूल जाता था कि किस दिन मीटिंग है। तो वो पूछा करता था कि मंगल का दिन कब आएगा, जिस दिन उनकी वीकली मीटिंग है। तो एक दिन बाप ने पूछा कि बेटा आप क्यों पूछ रहे हैं? उसने कहा कि मेरे बड़े भाई ने मेरी पेंसिल तोड़ दी है, और मैंने फैमिली मीटिंग में उसकी रिपोर्ट करनी है। तो बच्चे जो ना आहिस्ता-आहिस्ता आप उनको ट्रेन करते हैं कि वो कैसे माँ-बाप की इज़्ज़त करें, एहतराम करें, एक-दूसरे के साथ कैसे अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को पीसफुली रिज़ॉल्व करें, और हम सीखें कि रिएक्ट करने की बजाय कैसे रिस्पॉन्ड करना है, कैसे सोचना है, कैसे उसको आहिस्ता-आहिस्ता उसको बेहतर करना है। तो यहाँ पर मैं इस हिस्से की गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। अब हमने डिवाइड किया था ताकि बहुत ज़्यादा तवील हमारे लेक्चर्स ना हों। तो अब दोबारा समर इश्तियाक आपको एक्सटेंडेड फैमिली के बारे में बताएंगी, और फिर मैं वापस आकर आपको सेपरेशन, डिवोर्स और स्टेप पेरेंटिंग के बारे में बात करूंगा।
तो मैं वापस समर इश्तियाक को